दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो 2-2 कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली जो है ये है साउथ इंडिया के इस समय सबसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, एस.एस. राजामौली, है ना। ये तेलुगु फिल्मों के मतलब इन्होंने पूरा तेलुगु सिनेमा ही बदल के रख दिया। तो ये साउथ इंडिया से बहुत सारे हमारे पास मैसेज आते हैं कि राजामौली की जो है कुंडली आपने पढ़ी ही नहीं। अच्छा, बाहुबली के डायरेक्टर थे। हाँ, बाहुबली के। और ये एक मूवी अभी आई है RRR, वो भी बहुत जो है चर्चित फिल्म है। बाहुबली तो पिक्चर बहुत अच्छी है, मैंने देखी है उसको। हाँ, बाहुबली के हैं, पूरा सिनेमा बदले एकदम ये। तो दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है एस.एस. राजामौली। तो एस.एस. राजामौली की जन्म कुंडली देखते हैं। तो ये मकर लग्न है और मीन राशि है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश शनि है 2 स्वभाव में, अष्टमेश का सूर्य 2 स्वभाव में, मध्य आयु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा 2 स्वभाव में है, अल्पायु हो गई। शनि 2 स्वभाव में है और चंद्रमा 2 स्वभाव में है, मध्य आयु हो गई। तो 2 तरह से मध्य आयु का कालखंड है। तो एस.एस. राजामौली की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है। ठीक है। अब आओ इसमें राजयोग देखें। तो लग्नेश शनि 6ठे घर में गया केतु के साथ, ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का शुक्र लाभ भाव में वृश्चिक राशि में बैठा है, उच्चाभिलाषी है। मीन इसकी उच्च राशि है, उससे 4 राशि पीछे बैठा है। और ये पंचम घर को देख रहा है, इसलिए पंचम घर तो बलवान हो गया। ठीक है। और यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि 5वीं आ गई, इसलिए ये तो घर बलवान हो गया। और भाग्येश बुध इनका 10म घर में बैठा है ना। है तो ये नीचा अभिलाषी, लेकिन ये अपनी उच्च राशि कन्या से 1 राशि आगे बैठा है। ठीक है। इसलिए बुध यहाँ बहुत बलवान है ना। बुध अगर थोड़ा कमजोर भी है, मान लो नीचा अभिलाषी होने के कारण, तो एक ये नवमेश का 10म घर में राजयोग दे रहा बुध। ये बड़ा राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है ना। कि भाग्येश 10म घर में है ना, उच्च के आसपास ही है, उच्च के करीब ही है ना। क्योंकि कन्या इसकी उच्च राशि है और तुला में बैठा है, तो ये भाग्येश 10म घर में एक सबसे बड़ा राजयोग बुध का दे रहा है। तो पंचम घर मजबूत हो गया, है ना। चौथे घर में मंगल स्वग्रही बैठा है, चौथा घर मजबूत हो गया। ठीक। मंगल की यहाँ पे देखो तो उच्चाभिलाषी दृष्टि जा रही है 10म घर पे। मकर इसकी मंगल की उच्च राशि है, तुला पे जा रही है 3 राशि पीछे। ठीक है। यहाँ बुध ऑलरेडी बैठा हुआ है जो राजयोग दे रहा है ना। तो ये मंगल है ना जनता के बीच क्या करेगा, स्वग्रही बैठा है तो जनता के बीच इनको प्रसिद्धि बहुत दिलाएगा, है ना। और इनकी अपनी फिल्मों से इनको प्रसिद्धि मिली भी बहुत है ना। अच्छा। और अष्टमेश का सूर्य भाग्य भाव में आ गया नीचा अभिलाषी, तुला इसकी नीच राशि है, 1 राशि पीछे बैठा है। तो ये यहाँ पे किसी तरह का कोई योग नहीं बनाएगा। ठीक है।
इस तरह की। अच्छा, इनके एक चीज बताते हैं इनके बारे में। देखिए कुंडली में हाँ ये डायरेक्टर नहीं है मेन, हाँ ये मेन शास्त्रों के जानकार और लेखक हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं ये। हाँ ठीक है। तो वो गुरु ही लग्न में बैठा है ना, हाँ नीच का बैठा भले हो, हाँ लेकिन इसका मालिक शनि बैठा है बुध के घर में, हाँ केतु के साथ बैठा, और ये बुध यहाँ राजयोग दे रहा है 9 में दशम में, हाँ, है नी। तो इनके माइंड में और राहु से शनि दृष्ट भी है, ठीक है, लग्नेश, ठीक। तो माइंड में इनके, है ना, शास्त्रों का ज्ञान और ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 3 तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि लग्नेश कोई राजयोग नहीं देगा, पंचमेश 7वें घर में वृश्चिक राशि में बैठा है और पंचम घर को देख रहा है, पंचम घर मजबूत हो गया, और भाग्येश बुध इनका 9मेश बुध दशम घर में बैठा है, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है, ठीक है। और चौथे घर का मालिक मंगल मेष राशि में चौथे घर में बैठा है। तो इस तरह की स्थितियां हो गई। तो एक राजयोग सबसे बड़ा मिल गया 9मेश दशम घर में बुध, और 2 स्थितियां मजबूत हो गई, चौथा घर और 5वां घर। इस तरह की ये स्थिति है। ये जो बाहुबली मूवी थी उसको ये तकरीबन 15-16 साल से लिख रहे थे। हाँ, तो उसके बाद ये अब बनाए थे। हाँ, तो वो टाइम तो कुंडली में देरी का सब सिस्टम होगा ना। हाँ, अब जैसे इनका कर्म क्षेत्र का मालिक शुक्र है यहाँ, ठीक है तो उच्चाभिलाषी, लेकिन मंगल, और यहाँ इस शुक्र पे देखो तो मंगल की 8वीं दृष्टि आ रही है, ठीक है। तो इसी के कारण थोड़ी सी, है ना, इनको टाइम लगता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे मंगल से दृष्ट है। अच्छा, और ये जैसे लग्नेश इनका 6ठे भाव में चला गया, राहु केतु से पूरी तरीके से वो है, तो इसका क्या असर होगा इनके जीवन में? हाँ, अब लग्नेश शनि है, मिथुन राशि में बैठा है, राहु से दृष्ट है, ठीक है, केतु के साथ बैठा है। तो ये 6ठा घर हमने कई बार बताया कि रोग, ऋण, शत्रु, है ना। तो ऋण में फिल्में बनाते हैं लोग, तो कर्ज तो लेते हैं। हाँ, लोन तो बहुत, है ना, लोन तो होता ही, वो तो एक नॉर्मल चीज हो गई, है ना। शत्रु, ऐसे लोगों के गुप्त शत्रु होते हैं, है ना, जो उनकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे, कहीं कोई उसका, क्योंकि राजयोग है ये। हाँ, राजयोग है, इसलिए उनका कोई प्रभाव नहीं। अब रोग की जहाँ तक बात आई, तो मिथुन राशि होती है, नाक से लेकर के और फेफड़े तक की जो श्वास नली आती है ना, इस पे मिथुन राशि का प्रभाव होता है। अच्छा। तो ये मिथुन राशि का क्षेत्र है। तो अब मेरे को तो पता नहीं है नहीं, लेकिन बचपन में इनको ये समस्या रही होगी। अच्छा। श्वास नली से संबंधित शिकायत इनको रही होगी, पैदा होने के बाद, है ना, कुछ दिन तक रही होगी, कुछ वर्षों तक। इनको सर्दी जुकाम वगैरह भी जल्दी पकड़ता होगा। हाँ, सर्दी जुकाम वाली स्थिति इसमें दिखती है कुंडली। दूसरी चीज है, चौथे घर में जो मंगल बैठा है, यहाँ राहु की 5वीं दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। राहु की 7वीं दृष्टि 6ठे घर पे, 9वीं दृष्टि 8म घर पे आ गई। तो ये जो मंगल यहाँ बैठा है, ये राहु इसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन ये बुध यहाँ राजयोग कारक है, इसको चौथे घर को देख रहा है, इसलिए ठीक है। फिर भी राहु की महादशा में या मंगल की महादशा या अंतरदशा में, राहु की महादशा या अंतरदशा या मंगल की महादशा अंतरदशा में, है ना, इनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत, अच्छा, होने की संभावना इसमें दिखती है। तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत तो इनको इस समय भी है। हाँ, तो इस समय हो सकता हो, और अगर नहीं है तो बॉडी में प्रॉब्लम तो इनके हैं बहुत सारी चल रही, पहले कभी रही होगी या नहीं रही है, तो भविष्य में इसकी संभावना बनेगी, है ना, हाई ब्लड प्रेशर की बनती है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए कि ये जो पंच महापुरुष होता है, तो मंगल से एक रुचक पंच महापुरुष बनता है, वो बनेगा इसमें? इसमें हमें हमारे हिसाब से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा।
हमारे ये अगर मंगल लग्न में बैठा होता, हाँ, अगर ये मंगल यहाँ उच्च का बैठा होता तो लग्न, बनता ये, तो ये ये जो पंच महापुरुष के रोचक योग बन जाता। पंच महापुरुष के जो योग जो पुराने शास्त्रों में है और जो अब ये नए किताबों में है, ये आपको क्या लगता है कि ये नए किताबों में पंच महापुरुष को मोड़ तोड़ के क्यों लिखा गया होगा? दरअसल कि केंद्र में कहीं भी बैठा दिए स्वराशि में तो पंच महापुरुष कर दिए। दरअसल उसमें ये मान्यता हो गई बाद के ग्रंथों में कि कोई ग्रह इन 5 ग्रहों में से है ना, जो मंगल है ना, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ठीक है, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 5 ग्रह, तो इनके बारे में ये बाद के ग्रंथों में ये मान्यता हो गई है ना, लिखा गया कि ये 3 कंडीशन में, यानी कि स्वग्रही बैठे हों केंद्र में है ना, अपने घर में है ना, अपनी राशि में, या मित्र के घर में बैठे हों, अच्छा है ना, वो भी कह दिए, वो भी कह दिए, और या उच्च के बैठे हों, ठीक। अच्छा, उच्च वाली तो परंपरा चली आ रही थी, उच्च वाली तो परंपरा वो मूल है सिद्धांत, लेकिन इसमें 2 चीजें जोड़ दी गई। अच्छा, तीसरी चीज, एक बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस पे शोध नहीं हुआ, क्या? हमारा ये मानना है ना, कि जब पंच महापुरुष का राजयोग कोई साधारण राजयोग नहीं माना जाता है ना, सारे राजयोगों में सबसे बड़े राजयोग ये 5 ग्रहों के माने जाते हैं केंद्र के अंदर उच्च की स्थिति में। अब अगर इन पे कहीं राहु है नी की दृष्टि आ जाए या राहु के साथ ये हो जाए, बैठ जाए, तो फिर उस राजयोग को कमजोर करेंगे, है ना। तो अब जैसे ये देखो यहाँ चौथा, अगर ये यहाँ पे बाद के ग्रंथों में लिखी हुई बात सत्य होती तो ये चौथे घर में मंगल स्वग्रही मेष राशि में बैठा है ना, तो ये क्या क्या काम करता है? क्या? एक तो इनका हृदय बलवान होता है। अच्छा, हृदय में कभी कोई रोग ना होता, कभी, है ना, कभी कोई रोग नहीं होना चाहिए अगर पंच महापुरुष का राजयोग माना जाए, और जनता के बीच प्रसिद्धि दिन पर दिन उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ है ना। अब देखो, तो अब हम कैसे मान लें, जब यहाँ राहु की 5वीं दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि चौथे घर पे आ रही है, ठीक है ना, तो हमारे हिसाब से तो एक तो मंगल उच्च में नहीं, स्वराशि में है, मेष राशि में, ऊपर से राहु की 5वीं दृष्टि भी इस पे आ रही है, ठीक है, तो इस मंगल को वो कमजोर करेगा, चौथे घर को, तो जनता के बीच प्रसिद्धि में उतार चढ़ाव होगा, नंबर 1 ये हो, है ना। दूसरे, हृदय रोगों की संभावना जीवन में बनेगी, ठीक है ना, तो वो चीज है। तो गणना कह देना बहुत आसान है कि कोई ग्रह है ना केंद्र में इन 5 ग्रहों में से बैठा है, स्वराशि में बैठा है, या मित्र के घर में बैठा है, या उच्च का बैठा है, तो वो पंच महापुरुष का राजयोग बन जाएगा। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो राजयोग कहीं खंडित तो नहीं हो रहा है। हाँ, सही बात है ना, वो राजयोग किसी और अगर उस जैसे कह दिए कि स्वक्षेत्री बैठा हुआ है केंद्र में, तो राजयोग बना रहा है, लेकिन उसका फल भी तो दिखना चाहिए, जीवन फल भी देखना चाहिए। भाई राजा मौली को आप ध्यान दीजिए, तो राजा मौली को हम पर्सनली और आप पर्सनली बाहुबली से ही जानते हैं बस। अब क्या बाहुबली को आए हुए जुम्मा 4 दिन हुआ अभी बस। तो इससे पहले राजा मौली की 40 साल की जो लाइफ थी, 40-42 साल की, उसमें क्या वो कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल गुजरी होगी। तो इसका मतलब है कि ये पंच महापुरुष यहाँ नहीं है। पंच महापुरुष होता तो 40 साल जीवन के ऐसे ही बीत जाते भाई। बहुत हिट फिल्में आती है ना, उसमें कुछ तो होता, कुछ हम कहते कुछ ना होता। तो पंच महापुरुष है वो आध्यात्मिक रूप से ही कुछ चर्चित आदमी होते, आध्यात्मिक रूप से होते है ना, और शारीरिक रूप से बलवान होते, क्योंकि मंगल का बनता है ना, मंगल ये तो सेनापति के योग होते हैं। हाँ है ना भाई, मंगल कहीं केंद्र में आ जाए तो वो सेनापति होता है ना, बड़े पॉलिटिशियन, बड़ा राजनेता, जमीन जायदाद वाले लोग है ना। तो पंच महापुरुष इसका मतलब है कि ये इतनी
वो नहीं है कि मतलब इसको कहीं भी उठाए और लगा दिए पंचमहाभूत। नहीं नहीं, ऐसा कहाँ हम मान लेंगे। अगर ऐसा होता तो हमको क्या लगता है, ये जो नई किताबें आई होंगी इधर के, आप देखिए 400-500-800 साल में, तो ये पंच महापुरुष की जो दूसरी व्याख्या की है ये लोग उच्च को छोड़ करके कि स्वक्षेत्री में बिठा दिए फिर भी पंच महापुरुष कह दिए। उसका कारण जो हमको लगता है वो ये रहा होगा कि ये लोग, भाई ज्योतिषी कुंडली देखता होगा तो देखता होगा कि पुराने शास्त्रों के फॉर्मूला के हिसाब से तो आदमी के पास कोई योग ही नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। हाँ। तो कहता होगा कि ये लाखों कुंडलियां देख डाले, किसी में कोई योग ही नहीं है, तो ये योग है किसमें? तो 1 लाख में किसी एक में मिला, मान लीजिए रुचक का पंच महापुरुष, अब वो बना राजा। तो अब देखने वाली बात यह है कि राजा हर दूसरा आदमी तो नहीं बनेगा ना, वो तो लाख में एक ही कुंडली आएगी कोई। तो ये इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए लोग और उसकी जो है गलत व्याख्या की है। और उसके बाद आप देखिए कि गलत व्याख्या पर वो पूरा जीवन अपना बिताए। हाँ। और उससे फिर लोगों को कोई फायदा तो होगा नहीं, उससे क्या उल्टा नुकसान होगा कि जैसे आपके पास कोई आदमी पहुंचे और वो बोले कि ये बाबू, जैसे राजा मौली आ जाए तो बोले कि बाबूजी ये कुंडली हमारी, तो आप कहते हैं रुचक योग है, तो अब वो भी सोचने लग जाएगा। अगर उसने कोई पुराना शास्त्र उठा लिया और रुचक योग की व्याख्या देख ली तो कहेगा हमारा जीवन तो चल ही नहीं रहा वैसे जैसे रुचक योग वाले का चलना चाहिए। वही हमने बताया ना, है ना कि इसमें 2 स्थितियां कमजोर हो रही हैं, तो हम कैसे मान लें कि रुचक योग है? नहीं, इसका मतलब है कि पंच महापुरुष की जो गणना है उसके लिए पहले तो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। हाँ, फंडामेंटल मालूम हो, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये जो पंच महापुरुष के राजयोग बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, और इन पे कोई पाप प्रभाव तो नहीं है। सही बात है। क्योंकि हमको याद है जिन जिन कुंडलियों में आपने पंच महापुरुष बताया है उनके जीवन में उसके लक्षण दिखते और जिनमें आपने कहा कि नहीं है उसके जीवन में वो लक्षण नहीं दिख रहे हैं, वो कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो। तो ये कुंडली तो पावरफुल ही है ना राजा, कुंडली ठीक है ना। हाँ, कुंडली हमारे साथ ठीक है, बढ़िया कुंडली है, फर्स्ट क्लास। करियर की जहाँ तक बात है, 10मेष इनका स्थिर राशि में बैठा है ना, करियर बहुत लंबा है। आप तो बहुत ही अच्छा काम, तो करियर इनका चलता भी का जो हमने वो देखा था इंडिया और चाइना की रिलीज के बाद अब तक का जो कलेक्शन था वो तकरीबन 3-4 हजार करोड़ के ऊपर का है। हाँ, बस एक थोड़ी सी पराक्रम के घर पे है ना, मीन राशि में बैठा चंद्रमा, उच्चाभिलाषी है, वृषभ इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे बैठा है। लेकिन इस पे शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है, 7, 8, 9, 10 है ना। तो अब चंद्रमा पे अगर शनि की दृष्टि जाएगी तो एक तो प्रवज्या हमने बताया कि प्रवज्या होगी ही, और इस अष्टमेश सूर्य की यहाँ जा रही है, तीसरे घर पे स्थिति है ना, तो पराक्रम में कभी कभार शिथिलता भी देगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बातचीत किया जाए। एक दिन हम लोग ये बातचीत कर रहे थे कि जब भी कोई ग्रह कहीं भी नीच में बैठता है तो अभी फॉर्मूला के हिसाब से वो अपने से 7वें घर को उच्च की दृष्टि से देख लेता है। उच्च की दृष्टि से देखने पर 7वां घर मजबूत हो जाता है। लेकिन हम लोग ये बातचीत कर रहे थे कि कोई ग्रह अगर कहीं नीच में बैठेगा तो वो तो अपनी शक्ति खोएगा, तो वो दूसरी जगह पर शक्ति कैसे भेजेगा? ये एक हम लोग का बातचीत का विषय था नहीं। हाँ, वो इस पे कुछ ये मान्यता है। लेकिन उसमें भी बहुत गहराई में जब छानबीन करेंगे, है ना, रिसर्च करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तब वो स्थिति स्पष्ट होगी कि इस ग्रह की स्थिति कैसे बनेगी, है ना। तो वो इतना आसान नहीं है ना। वो ये कह देना कि एक घर पे बैठा है, नहीं 7वें घर में मान लो कोई ग्रह बैठा है, ये इसी में देख लीजिए गुरु नीच में है, गुरु नीच में है, अब ये सप्तम, अब ये 7वें घर पे उच्च दृष्टि डाल रहा है, 7वें को मजबूत कर देना। तो पहले तो ये गणना करो कि ये गुरु है किस भाव का मालिक, है ना। तो गुरु को देखो तो पराक्रम के घर, तीसरे घर का मालिक, 12वें घर का मालिक। हमने कई बार बताया कि द्वितीयेश और द्वादशेश अपनी दूसरी राशि का फल करेंगे, तो गुरु यहाँ पराक्रम के घर का फल करेगा, नहीं? ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ नीच का बैठा, 7वें घर पे इसकी उच्च दृष्टि जा रही है गुरु की, ठीक है। अब अगर ये देखो तो तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी है ना। तो अब अगर इसको पराक्रम से गणना करो तो 1, 2, 3, 4, 5 पराक्रम के पंचम घर पे गुरु की दृष्टि उच्च आ रही है, ठीक है। तो अब पराक्रम के पंचम घर पे आ रही है उच्च दृष्टि, और
छोटे भाई बहनों के भी 5वें घर पे आ रही दृष्टि उच्च की, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि छोटे भाई बहन इनके जो भी हों उनकी संतान है ना बहुत ही उन्नत होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और इनके पराक्रम के लिए भी वो अच्छा ये गुरु की ये दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, ठीक। और चूंकि पत्नी के घर पे ये दृष्टि जा रही है, ठीक है ना इनकी, तो यहाँ पे अब देखो तो गुरु की यहाँ उच्च दृष्टि आई, लेकिन अब यहाँ पे क्या कहानी है कि मंगल की यहाँ नीचे दृष्टि आ गई चौथी, ठीक ठीक। तो अब यहाँ गुरु मंगल की अगर मान लो गुरु की उच्च दृष्टि आ रही है, मंगल की यहाँ नीचे दृष्टि आ रही है, 50% हो गया है ना। तो 50-50 आप देखिए कितना कठिन कैलकुलेशन है। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं है ना कि कोई भी गणना इतनी आसान नहीं होती जितना लोग ऐसे। अब इसमें अभी हम देख रहे थे जब आप ये बता रहे थे मंगल की नीच दृष्टि, तो हमारी नजर पड़ी शनि पे, तो लग्नेश छठे भाव में चला गया, वीक हो गया। लेकिन चंद्र राशि से ये राशि जो है पंचम में आके है नहीं, चंद्र राशि अगर देखा जाए हाँ तो पंचमेश लग्न में आ गया, लग्न में ये एक राजयोग बन गया। तो वो मतलब देखिए कि एक कुंडली के ऊपर बहुत समय देना पड़ता है, बहुत गणना निकलती है और तब जाके जो है उस पे मतलब जो है कुछ बेसिक लेवल पे चीजें कुछ हाथ में आती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि जैसे मैंने जन्म कुंडली खोली, पहले आयु की गणना कर ली, ठीक है ना, फिर मैंने राजयोग मोटे मोटे बता दिए कि मुख्य राजयोग क्या है, उनका धन भाव क्लियर कर दिया, भूमि भवन वाहन क्लियर कर दिया, स्त्री पत्नी क्लियर कर दिया, है ना, कार्य क्षेत्र उनको क्लियर कर दिया। तो उनको ये लगता होगा कि 4-5 चीजें हर कुंडलियों पे बताते हैं। हाँ, ये भी बात सही है ना, अच्छी चीज दिमाग में आई आपके। हमारी जो हम गणना करते हैं वो बहुत गहराई से गणना करते हैं, ठीक है ना। और मेरी एक आदत है कि मैं जैसे तुमने जन्म कुंडली मेरे सामने ये रखी बनाकर, तो मैं पहले से कोई गणना इनकी नहीं करके बैठा हूँ। तो हम जानते ही हैं, तो हम तुरंत बनाते ही कि हम पहले से कोई राजा मौली की ये तो कुंडली की गणना करें। ये तो हम तुरंत यहाँ पे जैसे कुंडली मेरे सामने आई, मैंने पूरी गणना कर ली, है ना, पूरी। ये तो हमने इस चैनल पे शुरू से ही एक ये तरकीब लगाई हुई थी। आपको याद होगा कि बहुत एकदम शुरुआती एक वीडियो बनी थी, उनकी क्या नाम उनका, वो जो बहुत बड़े वो नहीं है, इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला। तो हम उनकी कुंडली आपको दिखाए थे और आपसे बताई नहीं थी किसकी कि ये किसकी कुंडली। तो वो वीडियो एकदम से हिट हो गई थी। तो वहीं से जो है तो ये तो होता ही है। तो अब जैसे ये हमें जितनी इनके लिए आवश्यक है जानकारी उतनी बताते हैं, उतनी मैं बताता हूँ कि इनके लिए क्या आवश्यक है, कहाँ इनको सावधानी रखनी है। अच्छा, आप देखिए ये इतनी कठिन जो है वो साइंस है। अच्छा, और इंडिविजुअल रूप में देखो तो एस राजा मौली साउथ इंडिया की फिल्मों के अभी इस समय तो नामी प्रोड्यूसर हैं, सबसे बड़े हैं ना। तो बाहुबली जब पिक्चर इन्होंने बनाई होगी, तो किया होगा कैसे, तो इन्होंने ये कल्पना तो नहीं की होगी कि ये सुपर हिट हो जाएगी पिक्चर। ये पता भाई आदमी फिल्म बनाता है, काम करते समय नहीं पता चलता नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले इन्होंने पिक्चरें नहीं बनाई हैं, बहुत पिक्चरें बनाई, बहुत फिल्में बनाई ही और तो ये चीज किसी को नहीं पता होती है। ये चीज एस्ट्रोलॉजिकल गणना से निकल सकती है कि किस महादशा में अगर राजयोग कारक ग्रह की महादशा या अंतरदशा मिल गई और उस समय कोई पिक्चर रिलीज हुई फिल्म, ठीक है ना, तो वो हिट होने में उसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो ठीक है, क्योंकि राजयोग पूरा काम करेगा उस पिक्चर को सफल करना नहीं। इसी को बोलचाल की भाषा में पब्लिक या आम लोग कहते हैं कि हमारा अच्छा समय चल रहा है। बस है ना। ये जो अच्छा समय है दरअसल ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस का अच्छा समय है। ये ग्रहों की स्थिति का अच्छा समय होता तब आपका अच्छा समय आएगा, तब समय। और अगर ग्रहों की स्थिति का बुरा समय है तो आपका बुरा समय आएगा। फिल्म चाहे जितनी अच्छी बनाई जाए, लेकिन अगर राजयोग कारक ग्रह की दशा नहीं है, किसी अशुभ ग्रह की महादशा या अंतरदशा है और उस समय वो फिल्म रिलीज कर दी गई, तो वो पिट जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। सही, करेक्ट बात है। क्यों?
इसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है कि अक्षय कुमार की फिल्म हाँ। 2 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, बेकार हो, है ना। सही बात। तो वो किस कारण से हुई, तो आप पढ़ ही चुके थे खुद, है ना, हमने कि देखा। उसमें उस राजयोग कारक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा नहीं थी, ये तो सही तब बात। वो दोनों फिल्में सही सफल बात नहीं है हुई। एकदम, हाँ, करेक्ट। तो इस तरह की स्थिति होती है। ये जो हमको लगता है जितने इंडियन साइंस है, एंशिएंट साइंस, इसमें नई पीढ़ी को इसमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं मेडिकल पढ़ना साइंस और टेक्नोलॉजी वो भी पढ़ना चाहिए, साथ में ये भी पढ़ना चाहिए, इनकी भी अपनी नॉलेज लेनी चाहिए, है नहीं, ताकि जो है जीवन थोड़ा सरल हो सके, है ना। तो अब जैसे मान लो सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके एक पिक्चर बनाते हैं, हाँ, हम लोग कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। तो वैसे तो सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं कि कौन सी ग्रह दशा अच्छी है, कैसी है। सही। वो देखो, मुहूर्त फिल्मों में एक होता है 60 मुहूर्त का, मुहूर्त का होता है, मुहूर्त का होता है ना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मुहूर्त 60 से पहले क्या होता है। ये सनातन धर्म की एक परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य जब करने चलते हैं तो उससे पहले पूजा करते हैं, है ना। तो कोई भी फिल्म जब बनती है तो जो मुहूर्त 60 का अर्थ ही है कि शुभ मुहूर्त में इसका फिल्मांकन आरंभ किया गया, ठीक है ना। और शुभ मुहूर्त जो है वो एस्ट्रोलॉजी से पता चला, तो ब्राह्मण बताते हैं कि अब इसका शुभ मुहूर्त है, अब इसमें आप इसको फिल्म को बनाना हमने एक दो चीजें ऐसी पुरानी पढ़ी हैं, वही जो आप किताबें आपकी रखी हुई थी, कि पुराने जमाने में जब राजा को किसी दूसरे देश पर आक्रमण करना होता था तो वो मुहूर्त चेक करता कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल। और इस मामले में अकबर सबसे अग्रणी राजा था। उसके जो दरबार में नवरत्न थे, बहुत राजा थे। तो इस तरह से मेरे हिसाब से बाकी ये जन्म कुंडली बहुत अच्छी है ना। और ये अभी इनके बारे में मैं एक चीज और बता दूं, महादशा तो इसमें नहीं दी है, महादशा में, लेकिन SS राजामौली की अभी और फिल्में है नहीं सुपर हिट होंगी, ये तो निश्चित है। इसमें इस जन्म कुंडली में जो राजयोग है एक नहीं, 9 में इसका 10वें घर में बुध का बहुत बड़ा राजयोग है। मेरे हिसाब से SS राजामौली की जन्म कुंडली पूरी तरह से ठीक है। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें। महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी, एक बार स्वाद लेके देखिए। इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम विनौला मेथड है। As per Western medical science, this ghee contains vitamin A, E, K, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. Pregnancy और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चार्वाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ। जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं।